एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है और इसमें जानेंगे कि यह एक्ट स्पेशली क्यों आता है और इसमें क्या प्रावधान किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। जब वारेन हेस्टिंग्स वापस चला जाता है तो इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के रूप में एक नया जीजीपी भारत को मिलता है और वह जो कि इस शर्त के साथ वह पद ग्रहण करता है कि उसे कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएं काउंसिल में और साथ ही साथ उसे कमांडर इन चीफ भी की जो पोस्ट है वो भी उसे ही दी जाए। तो इन्हीं दो जो उसकी जो शर्तें होती हैं, इन्हीं दो शर्तों को पूरा करने के लिए स्पेशली यह जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है ये लाया जाता है। इससे पहले हम इस एक्ट को पढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 1786 से लेकर 1793 तक जीजीपी रहता है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है और इस समय भारत में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में और जुडिशरी कई चीज़ों में ये रिफॉर्म करता है। टैक्सेस के एरिया में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म करता है। इन सब के बारे में हम जब भारत के जो गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तब इस विस्तार से जानेंगे। वारेन हेस्टिंग्स का थोड़ा बैकग्राउंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि ये पहले से ही बहुत ही ज़्यादा योद्धा होता है। आपको पता है कि ये जो अमेरिका में जो युद्ध चल रहा होता है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, उसमें ये युद्ध में भाग लेता है और उसमें ये युद्ध लड़ता है। भले ही वह युद्ध हार जाता है और उसको आत्मसमर्पण पर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करता है। इसके अलावा इसके जो पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनके साथ भी इसके कनेक्शन अच्छे रहते हैं और वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो पिट्स है उसका जो बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर डुंडा से भी उसके अच्छे संबंध रहते हैं। तो इन सब कारणों से उसे ये जो एक्ट है, वो जो शर्तें रखता है वो मान ली जाती हैं और उसमें क्या प्रावधान किए जाते हैं जो याद रखने वाली बात है। देखिए, इसमें जो प्रावधान किए गए, पहला प्रावधान ये था, इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गईं। ठीक है, पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल था, जीजीबी था और साथ में 3 उसके जो मेंबर हुआ करते थे काउंसिल के वो होते थे। इनमें से एक जो मेंबर का कमांडर इन चीफ होना अनिवार्य था। तो जब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कमांडर इन चीफ होने की जो शर्त है, ये जो पद है, ये मेरे को ही दे दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस अब जीजीबी भी हो जाता है और कमांडर इन चीफ भी हो जाता है। यानी कि अब ये जो 3 पद हैं ये किसी भी तरह के मतलब कि व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं शामिल हो सकते हैं और जो कमांडर इन चीफ की जो पद थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद, मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसके पास चला जाता है। जो दूसरा जो एक इसमें जो जोड़ा गया, मतलब कि संशोधन किया गया कि गवर्नर जनरल तथा अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को विशेष अवस्था में परिषद के निर्णयों को, मतलब जो डिसीजंस हैं उनको रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। अब कहेंगे विशेष अवस्था क्या है, तो विशेष अवस्था का मतलब ऐसी स्थिति जब हो जाए जब कंपनी की हित हो या ब्रिटिश भारत की सुरक्षा का जो क्षेत्र हो और शांति के लिए कोई प्रयास करना हो, तो ऐसे मामलों में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने काउंसिल्स के जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत से, उनको वो ओवरराइड कर सकता था, यानी कि उनको वो पलट सकता था। तो मुख्य रूप से 2 चेंजेस किए गए इसमें जो अमेंडमेंट एक्ट में, और ये सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पर, मतलब उसकी मांग थी, उसी की मांग को पूरा करने के लिए ये एक्ट स्पेशली लाया गया था। और इसमें कुछ फ़िलहाल है नहीं,
इसमें बस एक क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है कि यही जो गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति की भी शक्तियाँ वह जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर कर दी जाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगले जो एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, उसके में हम जानेंगे क्या प्रावधान है। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए। कोई भी सवाल अगर हो इससे संबंधित हो तो कमेंट से बता दीजिए, और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में 1793 के चार्टर एक्ट के साथ।